हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। अब जानते हैं कि प्रतिदिन 10th क्लास का करवाई जाती है रात के 9 बजे। ठीक है, तो ये रात के 9 बजे प्रतिदिन जुड़ें और हमारे साथ प्रैक्टिस करें। प्रत्येक चैप्टर का प्रैक्टिस करवाई जाती है ना। प्रत्येक चैप्टर का 5-6 क्लास आपको करवाई जाएगी। प्रत्येक क्लास में 40 से लेकर 60 क्वेश्चन होती है। ठीक है ना, तो प्रतिदिन एक क्वेश्चन करवाई जाती है इतना। ठीक है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ही आपके कॉन्सेप्ट पक्के होते जाएंगे। आप जानते हैं कि आप लोग क्लास में जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, अगर उसको प्रैक्टिस ना किया जाए तो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे भुला जाते हैं। ठीक है, तो जो हिस्ट्री में जो आपने पढ़ाई की है, इटली की करण, जर्मनी की करण, नेपोलियन, इस सब के बारे में आपने जो पढ़ा, फ्रांसीसी क्रांति, तो उसका मैं प्रैक्टिस जो करवा रहा हूँ। ठीक है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है उसका एक क्लास 6 है। एक हमारा क्लास मित्रों, एक क्लास 6 है। ठीक है ना, क्लास क्या है 6। इस बात को आप ध्यान दीजिए, क्लास 6 है। विभिन्न किताबों से मैं आपका प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आज मैं करवाने वाला हूँ गोल्डन एग्जामिनेशन गाइड। ठीक है ना, 2024। ठीक है, तो आज मैं इसे करवाने वाला हूँ, तो आप क्लास में बने रहिए। ठीक है ना, तो क्लास 6 है। ठीक है, एक क्लास और हिस्ट्री की आएगी, उसके बाद फिर आपका मैं स्टार्ट करूँगा ज्योग्राफी का, है ना। ज्योग्राफी का कर दो, मतलब आप कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा सलाह, नहीं तो फिर इकोनॉमिक्स करवा देते हैं, है ना। तो देखिएगा, तो ये जो क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास। ठीक है ना, तो क्वेश्चन जो है से आप देख सकते हैं मित्रों, यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, आप जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है ना, ये 6वां नंबर क्लास है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके जो बुद्धि और विवेक हो गई होगी कितनी फास्ट हो गई होगी। ठीक है ना, तो इसका जल्दी से जवाब दीजिए। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ, बताइए। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम रहा। साम्राज्यवाद का विकास, उपनिवेशवाद का विकास, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना या निरंकुश राज्यों की स्थापना। जल्दी से बतलाइएगा। बताइए, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम रहा। देखिए, राष्ट्रवाद के अगर विकास रहेगा तो जनसंघर्ष चलेगा ही। और जनसंघर्ष क्यों चाहेगा, अपने देश का एकीकरण करना चाहेगा, अपने देश को संरक्षित करना चाहेगा। जो उपनिवेशवाद हमारे देश में आए हैं, हमारे देश में उपनिवेश स्थापित कर उसको समाप्त करने की कोशिश करेगा। जिसने साम्राज्य का विकास किया है, साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति रखा, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा। और जहाँ के राजा बिल्कुल निरंकुश है, उसको समाप्त करने की कोशिश करेगा। कहने का मतलब है कि एक राष्ट्रीय राज्य की स्थापना करना चाहेगा वो, है ना। तो 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम रहा कि राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना होने लगी। इसी के परिणाम रहे कि इटली का एकीकरण करना चाहा, जर्मनी का एकीकरण हुआ, यानी यूनान की स्वतंत्रता मिली, है ना। इस तरह के होता रहा। फ्रांसीसी क्रांति में जो निरंकुश शासन था उसको समाप्त किया गया। ठीक है ना, तो फर्स्ट का घ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर, और दूसरा नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही से जवाब देंगे। बतलाएंगे कि 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था। 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का किस राजवंश का शासन था। ऑप्शन आपके सामने है, ट्यूडर वंश का, स्टुअर्ट वंश का, बुर्बा वंश का या रोमनोव वंश का। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा कि 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है मित्रों कि 1789 के फ्रांसीसी के समय जो वहाँ की मतलब शासन व्यवस्था थी वह था बुर्बा वंश का। ठीक है ना, बुर्बा राजवंश का। और बुर्बा राजवंश से ही लुई 16वां था, जिसके खिलाफ जो था ना फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में, जो पोर्तुगीज का पतन हो गई थी 14 जुलाई 1789 को। 14 जुलाई को फ्रांसीसी दिवस मनाया जाता है ना। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, निरंकुश शासन था लुई 16 में। उसकी पत्नी मेरी एंतवाइनेट थी, वो भी बिल्कुल वैसने थी, है ना, विलासिता के जीवन जीती थी। और मेरी एंतवाइनेट की जितने भी दासी थी वो भी विलासिता के जीवन जीती थी। बताइए क्या स्थिति होगा। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था, बताइए। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया, इसको आप लोग भली भांति जानते हैं। नेपोलियन संहिता को आप को नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। नेपोलियन कोड को क्या कहा जाता है, सिविल कोड भी कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा 1804 ईस्वी, मतलब तीसरा का घ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ठीक है।
चौथा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। मार्सिला किस देश का राष्ट्रगीत है? मार्सिला किस देश का राष्ट्रगीत है? आपके सामने ऑप्शन दीजिए, ठीक है ना। ये आपके सामने एक नया क्वेश्चन आया, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रत्येक लेक्चर को आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही। तो आपको ज़्यादातर यहाँ पढ़ने के लिए किस में दिया रहा है? इटली का, जर्मनी का, फ्रांस का, इस चैप्टर में, है ना, आमतौर पर। तो इसमें से होंगे ही। तो मार्सिला किस देश का राष्ट्रगीत था? फ्रांस का था। तो ग ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। मार्सिला किस देश का राष्ट्रीय गीत? फ्रांस का। जैसे वंदे मातरम हमारे राष्ट्र की राष्ट्रीय गीत है। और राष्ट्रीय गान कौन है? जनगण है। राष्ट्रीय गान कौन है? जनगण। जिसके रचयिता क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रीय गीत के कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। जो जनगण है रविन्द्रनाथ टैगोर के गीतांजलि नामक किताब में, और जो वंदे मातरम है आनंद मठ नामक किताब में, ठीक है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इटली इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत? तो 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, यूरोप। इतना समय में आप लोगों को आंसर कमेंट कर देनी चाहिए। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के? तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? बताइएगा। यूरोप महादेश के। ये क्वेश्चन हमने काफ़ी बार रिपीट करवाया। तो 5वां का क्वेश्चन डी ऑप्शन, आंसर डी ऑप्शन। छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया गया। बताइएगा वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है 1815, 1818, 1820, 1848। तो आप इसका सही जवाब देंगे वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस सम्मेलन 1815 में, जिसमें 4 देशों ने भाग लिया। परेब भाग लिया। पी से होता है प्रसा जो कि जर्मनी में, आर से होता है रूस, ए से होता है ऑस्ट्रिया और बी से होता है ब्रिटेन। इस 4 देशों ने 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस सम्मेलन कराया। इसने निर्णय लिया कि पुरातन व्यवस्था को लागू किया जाए, पूर्व वंश के स्थापित किया जाए, राजतंत्र स्थापित किया जाए और नेपोलियन को मार दिया जाए। तो वाटरलू में 1815 में ही वाटरलू के मैदान में नेपोलियन को मार दिया इन लोगों ने, कुछ डाला। अगला नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब देंगे। वियना किसकी राजधानी थी? आपके सामने ऑप्शन है ऑस्ट्रिया की, पर्सा की, इटली की, तुर्की की। तो वियना किसकी राजधानी है? आपके सामने ऑप्शन है। बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। वियना किसकी राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है। तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी का वियना। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? आप इसका सही जवाब दीजिए। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? आपके सामने ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, लुई अठारह, मेटरनिख या चार्ल्स एल्बर्ट। जल्दी से आप इसका जवाब देंगे मित्रों, कौन सा सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आप लोग जवाब दें। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? बताइएगा। मेटरनिख ने किया। तो ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। मेटरनिख ने वियना कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता की। अगला नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब देंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में वियना सम्मेलन में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? बताइए। निम्नलिखित में वियना सम्मेलन में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है। वियना सम्मेलन में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? बतलाइएगा। तो अभी हमने बतलाया कि प्रेब सम्मिलित था। तो प्रेब के अलावा कौन नहीं था? पी मतलब परसा, परसा अर्थात जर्मनी, परसा चूंकि जर्मनी में ही परसा सम्मिलित था। आर मतलब रूस, रूस तो सम्मिलित ही था। एम मतलब ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया इसमें तो ऑप्शन में नहीं है लेकिन सम्मिलित था। बी मतलब ब्रिटेन, ब्रिटेन भी सम्मिलित है। तो मतलब कौन नहीं सम्मिलित था? फ्रांस, फ्रांस मतलब सम्मिलित नहीं था वियना कांग्रेस सम्मेलन। इस तरीके से आप लोग सही जवाब देंगे। वियना सम्मेलन में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? फ्रांस सम्मिलित नहीं था, ठीक है ना। इसका बिल्कुल सही जवाब। 10वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब देंगे। वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस सम्मेलन में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? आप इसका सही उत्तर दीजिए। वियना सम्मेलन में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? आपके सामने ऑप्शन है रूस ने, आपके सामने ऑप्शन है ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रिया ने। बताइएगा। वियना कांग्रेस सम्मेलन में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? पवित्र संघ की योजना किसने पवित्र प्रस्तुत किया? बताइएगा। वियना सम्मेलन, वियना कांग्रेस सम्मेलन में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की?
वियना सम्मेलन पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? बताइएगा। आपके सामने ऑप्शन है, रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रिया ने। वियना सम्मेलन में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? वियना सम्मेलन में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? बताइएगा। रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रिया ने। बताइए। जल्दी से बताइए। तो इसको तो हम पिछले क्लास में भी करवाए थे, है ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूस ने। वियना सम्मेलन में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया? रूस ने। 10वां का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। 11वां नंबर क्वेश्चन, मेटरनिख कौन था? बताइए। 11वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, प्रसा का चांसलर था, फ्रांस का सम्राट था, या रूस का जार था? बताइए। मेटरनिख कौन था, सब बतला दीजिएगा मित्रों। बताइए मेटरनिख कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों, मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर। 11 का 12वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब देंगे। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 12वां नंबर क्वेश्चन है, मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? बताइए। मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, नेपोलियन की पुनर्स्थापना करना। बताइए। मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? जल्दी से बताइए। मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, नेपोलियन की पुनर्स्थापना करना। तो मेटरनिख का मुख्य उद्देश्य था क्या? या तो पूर्ववंश की स्थापना करना, या फिर पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। है ये ऑप्शन। गणतंत्र प्रजातंत्र एक ही टाइप का होता है भाई, प्रजा की जो भलाई करे, मतलब गणतंत्र। वही तो बात हुआ इसमें, राजा का शासन ना हो, एक राजा का बेटा राजा ही शासन ना करे, वो गणतंत्र होता है। ठीक है, तो पुरातन व्यवस्था का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 11वां नंबर क्वेश्चन का 13वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। जब फ्रांस छींकता है तब बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाती है, किसने इस बात को कहा था? बताइए। जब फ्रांस छींकता है, जब फ्रांस छींकता है तब बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसने कहा था? ऑप्शन है, मेटरनिख ने, बिस्मार्क ने, मेजनी ने, गैरिबाल्डी ने। तो इसका सही आंसर है मेटरनिख ने। 13 का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। 14वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। काल्सवाद ज्ञप्तियों द्वारा मेटरनिख ने क्या किया? उदारवाद को बढ़ावा दिया, उदारवाद पर रोक लगा दी, औपनिवेशिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया, संवैधानिक सुधारों को बढ़ावा। आपके सामने काल्सवाद ज्ञप्तियों द्वारा मेटरनिख ने क्या किया था? उदारवाद को बढ़ावा दिया, उदारवाद पर रोक लगा दी, औपनिवेशिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया, संवैधानिक सुधारों को बढ़ावा दिया। बताइए इसका सही जवाब क्या? आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। जल्दी से जवाब दीजिए। आपके सामने ऑप्शन जो दिया गया है आप पढ़ रहे हैं भाई। काल्सवाद है ना, बताइए। उदारवाद को बढ़ावा देना। मेटरनिख ने क्या किया? मेटरनिख वही बतलाइए आप लोग। मेटरनिख कहाँ से कहाँ चल जाता है ये, मतलब बकलोला मेटरनिख जो है, मेटरनिखवा जो है से कभी उदारवाद को बढ़ावा देगा? कभी नहीं देगा। उदारवाद पर रोक लगा दिया गया। हाँ ये हो सकता है कि उदारवाद पर रोक लगा दे। औपनिवेशिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, संवैधानिक सुधारों को बढ़ावा दिया। संवैधानिक सुधार को बढ़ावा काहे के लिए देगा? यदि उदारवाद पर भले रोक लगा देगा, मतलब ज़्यादा बेहतर तो खय होगा, है ना? और अपने यहाँ उपनिवेश थोड़े ना स्थापित कर सकते। 14 का ख, उदारवाद पर रोक लगा दिया। 14 का ऑप्शन बिल्कुल सही। 15वां नंबर क्वेश्चन, यूरोपवासियों पर सबसे अधिक किस देश का साहित्य, कला और ज्ञान विज्ञान का प्रभाव पड़ा है? जल्दी से बतलाइएगा, है ना? ऐसा क्वेश्चन तो करवाई गई है। 15वां क्वेश्चन का सही उत्तर है यूनान का। 15 का 16वां नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूनान का। 16 का ऑप्शन बिल्कुल सही। 17वां नंबर क्वेश्चन, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? जल्दी से बताइए। यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय? यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय? यूनान की हुई, तुर्की की हुई, रूस की हुई, फ्रांस की हुई? बताइए। यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? बताइएगा। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में ना तुर्की की पराजय हुई। ठीक है ना, क्या है? तुर्की।
तुर्की की पराजय हो गई। ठीक है, तो 17 का ख ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तब जाकर के यूनान स्वतंत्र 1832 ईस्वी में। 18वां नंबर क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना? बताइए, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना? बताइए, वियना की संधि द्वारा, एड्रियानोपल की संधि द्वारा, कुस्तुनिया की संधि द्वारा या पराग संधि द्वारा? किस संधि द्वारा यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? बतलाइए आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। ठीक है ना, माल वही है, पैकिंग नहीं है। ठीक है ना, किस संधि द्वारा यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? बतलाइए, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना की गई थी? बताइएगा। बतलाइए, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एड्रियानोपल की संधि। तो 18 का ख ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, किस संधि द्वारा यूनान स्वतंत्र यूनान राष्ट्र घोषित स्थापित हो गया? एड्रियानोपल की संधि। 19वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब दीजिए। नवारियों की खाड़ी युद्ध में तुर्की का साथ किसने दिया था? नवारियों की खाड़ी युद्ध में तुर्की का साथ किस देश ने दिया था? है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना भिन्न टाइप के लग रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए हालांकि इसका सही मिस्र था, लेकिन इससे कोई एग्जाम से मतलब नहीं है इसका। ठीक है, एड्रियानोपल की संधि किनके बीच हुई थी? बताइए, एड्रियानोपल की संधि किसके बीच हुई थी? एड्रियानोपल की संधि किनके बीच हुआ था? तुर्की और रूस के। ठीक है ना, तो 19-20 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसी संधि के द्वारा मतलब कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने की सत्ता देने की बात कही गई थी। ठीक है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित? 1830 के बाद संवैधानिक राजतंत्र, मतलब इसका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है ना। उसके बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजगद्दी पर बैठा था। उसके बाद गीजो को 1840 में प्रधानमंत्री बनाया। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है इटली को, रूस को, तुर्की को, यूनान को। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। तो 22 का ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? 23वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब। मेजनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसने कहा था? मेजनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसने कहा? आपके सामने ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां, मेटरने या चार्ल्स। जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। मतलब मेजनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था। 23 का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। 24वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? जल्दी से बतलाइएगा आप लोग। लाल सेना से, कार्बोंडे से, चेका से, लाल कुर्ती से। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बोंडे से। 24 का ऑप्शन। 25वां नंबर क्वेश्चन, फ्रेड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? फ्रेड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो आपके सामने ऑप्शन है जियोबर्टी, चार्ल्स अल्बर्ट, विक्टर मेलन, किम मेजनी। आप इसका सही जवाब दीजिए, कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ठीक है ना, तो फ्रेड्स ऑफ इटली, हाँ इसमें तो मेजनी ही करेंगे। मेजनी का ऑप्शन बिल्कुल सही है। फ्रेड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? मेजनी ने किया था। तो जो नए क्वेश्चन है आपको याद हो जाएगा, और जो पुराने क्वेश्चन है वो तो रिपीट हो रहे हैं, है ना, परमानेंट हो रहे हैं आपका। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? आपको इसका सही जवाब। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। तो 26 का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब दीजिए। यंग इटली की स्थापना किसने की था? आपके सामने ऑप्शन है मेजनी, काबोर, गैरिबाल्डी, बिस्मार्क। सही जवाब दीजिए, यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो यंग इटली की स्थापना किया था मेजनी ने। कब किया था? 1831 से। फिर यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? मेजनी ने। कब किया था? 1834 से। ठीक है, 28वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब दीजिए। क्रीमिया के युद्ध में संयुक्त सेना का साथ किसने दिया था? बताइए, आपके सामने ऑप्शन है काउंट काबुल, आपके सामने ऑप्शन है मेजनी, आपके सामने ऑप्शन है गैरिबाल्डी या फिर बिस्मार्क। तो क्रीमिया के युद्ध में संयुक्त सेना का साथ किसने दिया था? साथ किसने दिया था? काबुल ने दिया था। तो सही जवाब हो जाएगा इसका। 29 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब दीजिए। काउंट काबुल के विक्टर मिलन ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति पर, फ्रांस में राजदूत, मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री। आपके सामने ऑप्शन है सेनापति, फ्रांस में राजदूत, मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री। काउंट काबुल के विक्टर मिलन ने किस पद पर नियुक्त किया था? अगला है ये तो हो गया आपका प्रधानमंत्री, है ना। 30वां नंबर, लाल कुर्ते का गठन किसने किया था?
लाल कुर्ते का गठन किसने किया? गैरिबाल्डी। गॉब्स। 31 नंबर क्वेश्चन, नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? आपके सामने ऑप्शन, इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में या ब्रिटेन में। 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सही जवाब? आप इसका सही जवाब दीजिए, कौन सा सही जवाब? नया क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा इटली में। नव युगल्फ है ना, नव युगल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? 32 नंबर क्वेश्चन, कार्बोंडी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके सामने ऑप्शन है 1810, 1815, 1830, 1848। तो क्वेश्चन कराया गया है 1810 ईस्वी में, कार्बोंडी की स्थापना हुआ था 1810। 33वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन जर्मनी में किस संघ? तो बिल्कुल प्रचलित क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइन राज संघ की स्थापना की। 33 का ग ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, जलवेरिन क्या था? शुल्क संघ था, क्रांतिकारी संगठन था, समाचार पत्र था, सैनिक न्यायालय था। तो जलवेरिन क्या थी बताइए, जलवेरिन बताइएगा क्या चीज़ है? इसका सही से आप लोग जवाब दीजिए, कौन से इसका सही जवाब? आपको तो जानते हैं, ये शुल्क संघ 1834 ईस्वी में जिसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। 34 के ऑप्शन। 35वां नंबर क्वेश्चन, बिस्मार्क पर्सा का प्रधानमंत्री किस वर्ष बना? तो बिस्मार्क प्रधानमंत्री बना था 1862 से। तो 35 का क्या हो जाएगा उत्तर? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। बिस्मार्क पर्सा का प्रधानमंत्री किस वर्ष बना था, ठीक है ना। तो देखो बिस्मार्क शायद 1862 या फिर 1864, थोड़ा सा इसमें ना कन्फ्यूजन टाइप के है, तो मैं इसका ना कंफर्म कर लेता हूँ। देखिए बिस्मार्क पर्सा का प्रधानमंत्री 1862 ईस्वी में ही बना था। 35 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है ना। 35 का ख ऑप्शन 1862 ईस्वी। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? बदले जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितना युद्ध करना पड़ा था? तो आपको जर्मनी एकीकरण बताए ही थे, है ना। तो जर्मनी एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध करना पड़ा? तो उसके लिए 3 युद्ध करना पड़ा था। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, सेडवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? बतलाइए, सेडवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ऑस्ट्रिया की, पर्सा की, नेपल्स की या सर्डिनिया की? सेडवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? बतलाइए। तो सेडवा के युद्ध में ना ऑस्ट्रिया की पराजय हो गई थी, ठीक है। अच्छा 3 युद्ध कौन कौन है ना? तो डेनमार्क के साथ नहीं हुआ था को, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रिया के साथ, एक बार फ्रांस के साथ, 3 युद्ध हो गया ना। 38 नंबर, सिडोन का युद्ध किन के बीच हुआ था? बताइए। सिडोन के बोल रहे हैं ना, तो फ्रांस और पर्सा के बीच। तो घ ऑप्शन। 39 नंबर क्वेश्चन, सिडोन का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो सिडोन का युद्ध आपको तो पता ही होगा, 1870 ईस्वी में। और 1866 में क्या हुआ? सिडवा का युद्ध। सिडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सिडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सिडोन के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुआ था, ठीक है ना। सिडवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। सेडवा का युद्ध किस वर्ष हुआ? आप बताइए। सेडवा का युद्ध 1866, अभी हमने तुरंत बताया, ठीक है ना। किस संधि द्वारा जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ? आपके सामने ऑप्शन है, बताइए। किस संधि द्वारा जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? 10 मई 1831 ईस्वी में। किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण पूरा हो गया, ठीक है ना। ये तो क्वेश्चन हो गया ना। अच्छा युद्ध पूछ रहा है ना, तो सेडोन का युद्ध 1870 ईस्वी। जर्मनी एकीकरण हुआ था कब? 1871 ईस्वी में। तो ऑप्शन बिल्कुल सही जो है। 45 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एकीकरण के पश्चात जर्मनी का सम्राट कौन बना? बताइए। एकीकरण के पश्चात जर्मनी का सम्राट कौन बना? आपके सामने ऑप्शन है, विलियम प्रथम सही जवाब है। 45 का ऑप्शन। अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 7, इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंटकाबोर और गैरिबाल्डी के योगदान को बताना है। तो इसका आंसर है, यह है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंटकाबोर और गैरिबाल्डी के योगदानों को बताना। आंसर, इटली एकीकरण विभिन्न चरणों में मेजनी, काउंटकाबोर, गैरिबाल्डी के योगदानों से संभव हुआ। मेजनी का योगदान देखिए क्या था, कार्बोनरी का सदस्य होकर मेजनी इटली को एकीकरण के लिए अपना प्रयास शुरू कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ? 1848 के बाद इटली फिर से मेजनी का आगमन होता है और संपूर्ण इटली को एकीकृत कर एक गणराज्य बनाने की कोशिश शुरू कर दी, ठीक है। लेकिन पोप का हस्तक्षेप हो गया और ऑस्ट्रिया का आक्रमण के परिणाम स्वरूप इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया और मेजनी को देश छोड़कर भागना पड़ा था। अब क्या कीजिएगा? उसके बाद आता है काउंटकाबोर, है ना। काउंटकाबोर का योगदान देखिए।
काउंट काबूर क्रीमिया युद्ध में फ्रांस के साथ देकर उसे अपनी ओर मिला लिया और पेरिस के शांति सम्मेलन में इटली में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, फ्रांस को अपने साथ मिलाकर ऑस्ट्रिया को युद्ध में क्या कर दिया, पराजित कर दिया। पराजित कर देने के बाद उसने फ्रांस को सेवाय का प्रदेश देने का लोभ देकर 1860 से 61 तक रोम को छोड़कर उत्तरी तथा मध्य इटली की सभी रियासतों को मिला लिया। इस तरह से 2 तिहाई काज पूरा हो जाता है इटलीकरण का। अगला देखिए, गैरिबाल्डी का योगदान। पेशे से नाविक गैरिबाल्डी इटली के एकीकरण का घोर समर्थक था। ठीक है ना, पेशे से नाविक गैरिबाल्डी इटली के एकीकरण का घोर समर्थक था। उसने सिसिली तथा नेपल्स पर अधिकार कर वहाँ गणतंत्र की स्थापना कर दी, है ना, सिसिली नेपल्स को जीत करके। वह रोम पर भी आक्रमण करना चाहता था, लेकिन काउंट काबूर के हस्तक्षेप से ऐसा संभव नहीं हो पाया और इसके बाद गैरिबाल्डी ने दक्षिणी इटली के जीते गए रियासतों को विक्टर एमानुएल को सौंप दिया और स्वयं किसान का जीवन जीने के लिए वापस चला गया। इटली के बचे हुए राज्य पर विक्टर एमानुएल ने अधिकार करके इटली का एकीकृत कर लिया, है ना। विक्टर एमानुएल तो कहा कि आप वहाँ पे शासन कीजिए, लेकिन ये चाहते थे कि इनका कहना था कि हम इटली को एकीकृत राज्य के रूप में देखना चाहते हैं और वो मेरा सपना पूरा हो रहा है, इसलिए अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो एक मुट्ठी बीज दे दीजिए, मैं किसान के जीवन जीने के लिए जीवन जीने के लिए मैं चला जाता हूँ। ठीक है ना, इतनी त्याग और बलिदान की वजह से लाला लाजपत राय ने इनकी जीवनी भी लिखी थी। इसे इटली का तलवार भी कहा जाता है। ठीक है ना, इटली के करण का तलवार कहा जाता है गैरिबाल्डी को। इन्हें लाल कुर्ती का गठन भी किया था। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान दीजिए, पेशे से बेचारा नाविक था। तो इस तरह से अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है ना, और लाइक कर दें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर से आप 9 बजे कल तैयार रहिएगा। केवल मंडे को छुट्टी रहती है, बाकी दिन क्लास रहती है। ठीक है।